हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 11 का बायोलॉजी हम लोग लेकर आए हैं और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जगत वर्गीकरण के ऊपर। और यदि क्लास 11 के आप लोग पूरे वीडियोस अभी नहीं मिले हैं ना, बायोमन पे जाइए, बायोमन की प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे चेक करिए, चेकआउट करिए, वहीं पर सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। ठीक है, जितने भी चैप्टर हमने कंप्लीट करवाए, चैप्टर 1 चैप्टर 2 है ना, जितने भी कंप्लीट करवाए उधर ही लेक्चर पढ़े हैं क्लास 11 के। बायोमन चैनल वीडियोस प्लेलिस्ट में क्लास 11 बायोलॉजी की प्लेलिस्ट चेक करिए, उधर ही वीडियोस हैं। आज हम लोग बात करेंगे 5 जगत वर्गीकरण यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। किसके बारे में? 5 जगत वर्गीकरण यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, 5 जगत वर्गीकरण यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आप लोगों को पता ही है कि जो कैरोलस लीनियस थे, आधुनिक वर्गीकरण, जिन्होंने सबसे पहले वर्गीकरण दिया, जिनको हम लोग मानते हैं आधुनिक वर्गीकरण। ठीक है, आधुनिक वर्गीकरण जिनको हम लोग जानते हैं तो वो है हमारे कैरोलस लीनियस। कौन है? कैरोलस लीनियस। ठीक है, एक्चुअली पता है क्या, जो फोकस आ रहा है ना, लाइट वगैरह ना थोड़ा सा बढ़ चुका है, तो इस वजह से आंखों में वो होता है ना। तो कैरोलस लीनियस जो थे ना, उन्होंने आधुनिक सबसे पहले उन्होंने वर्गीकरण किया। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने वर्गीकरण के बारे में बताया और कैरोलस लीनियस ने सिर्फ 2 भागों में वर्गीकरण किया। पहला था पादप और दूसरा था जंतु। पहला था पादप वर्गीकरण और दूसरा है आपका जंतु वर्गीकरण। ठीक है, कैरोलस लीनियस 2 भागों में बांटा। इसके बाद जो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है यानी कि 5 जगत जो वर्गीकरण है, उसको किसने दिया? 1966 ईस्वी में R.H. विटेकर नामक वैज्ञानिक ने दिया। 1966 ईस्वी में किसने दिया? R.H. विटेकर। ठीक है, R.H. विटेकर। ठीक है, R.H. विटेकर नामक वैज्ञानिक ने 1966 ईस्वी में 5 जगत वर्गीकरण यानी कि 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। ठीक है, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। ठीक है, इतना समझ आया? इतना समझ आया? अगर 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया? तो R.H. विटेकर ने दिया। और इन्होंने R.H. विटेकर जी ने इन जगत को अच्छे से बांटा। और ये 5 जगत कौन कौन से थे? पहला था मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक। पहला था मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर कवक, फिर जंतु, फिर पादप। यानी कि मोनेरा जगत, फिर प्रोटिस्टा जगत, फिर कवक जगत, फिर जंतु जगत, फिर पादप जगत। यानी कि इनको सबको 5 भागों में, 1 2 3 4 5 भागों में इनको बांटा। तो हम इन्हीं 5 भागों के बारे में कैसे बात करेंगे? डिटेल से। ठीक है, डिटेल्ड बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो पे बने रहिएगा। और देखिए, अभी तक यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे मोनेरा जगत की। किसकी बात की करेंगे? मोनेरा जगत की। लेकिन नहीं, अभी नहीं बात करेंगे। देखिए, अब हम लोग इसके पहले क्या बात करेंगे? इसके पहले तो देखिए, अब हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। पहले तो कोशिका के बारे में यानी कि सेल के बारे में हम लोग समझेंगे। हमको पता है कि मनुष्य का शरीर होता है, किसका बना होता है? जो ह्यूमंस होते हैं वो किसके बने होते हैं? वो बने होते हैं सेल के, यानी किसी कोशिका के बने होते हैं। ठीक है, ह्यूमंस किसके बने होते हैं? ह्यूमंस कोशिका के बने होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले कोशिका को समझेंगे। तो देखिए, जो कोशिका होती है ना, वो 2 प्रकार की होती है। कोशिका कितने प्रकार की होती है बेटा? कोशिका जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। देखिएगा, कोशिका यहाँ पे 2 प्रकार की। एक हुआ प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, पहला हो गया प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा क्या हो गया? यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब देखिए, पहला प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी है और दूसरा यूकैरियोटिक सेल कौन सी है? प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल जो थी बेटा वो अविकसित कोशिका थी। क्या थी?
अविकसित कोशिका, मतलब कम विकसित कोशिका थी, खराब थी, ठीक है, अविकसित कोशिका थी। और जो यूकैरियोटिक कोशिका है ना, वो क्या थी, वो विकसित कोशिका थी। वो क्या थी, वो विकसित कोशिका थी। अब जैसे हम लोग कोशिका देखते हैं, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ठीक है, इसमें ये था, इसमें ये नहीं था, इसमें का वो जो मतलब है ना, जो मटेरियल है इसका सब इसी में तैर रहा था, इसमें अब ऐसे तैर रहा है, ठीक है, इसमें ऐसे तैर रहा है, ठीक है। तो ये अविकसित कोशिका थी और ये विकसित कोशिका थी, ठीक है। अब देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में सबसे पहले आता है प्रीमिटिव। प्रीमिटिव का मतलब होता है आद्य या अविकसित, ठीक है। खाना वाना खाना है क्या, बर्तन धुले जा रहे हैं, खाना खिलाएंगे बेटा ठीक है, आद्य या अविकसित। और इसमें प्रीमिटिव और न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस मतलब अविकसित केंद्रक इसमें पाया जाता है। और यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल में होता है, पहले तो होता है गुड, ठीक है, इसमें होता है गुड, फिर न्यूक्लियस, यूकैरियोन, ठीक है, यूकैरियोन, ठीक है। यूकैरियोन का मतलब गुड केंद्रक यानी कि विकसित केंद्रक। क्या होता है, पहला होता है अविकसित केंद्रक और दूसरा है विकसित केंद्रक। अब देखिए इसका ये केंद्रक विकसित है, इसके अंदर सामान भरा है और इसका सामान बाहर तैर रहा है, ठीक है। इसका विकसित केंद्रक है और इसका अविकसित केंद्रक है। बताइए यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक इतना समझ में आया कि नहीं। अब यूकैरियोटिक सेल कौन कौन सी होती हैं, यूकैरियोटिक सेल जो होती हैं, सॉरी प्रोकैरियोटिक सेल, इनको हम लोग हिंदी से लिख देते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी होती है, पहली होती है नील हरित शैवाल, क्या होती है, नील हरित शैवाल, ठीक है। इसके बाद होती है जीवाणु की कोशिका, ठीक है। फिर होती है विषाणु, ठीक है, छोटे छोटे जो जीवाणु अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। विषाणु तो खैर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में आता है, ठीक है, तो इसको तो हम कह, लेकिन हम मानेंगे भैया, ठीक है। नील हरित शैवाल, जीवाणु, विषाणु, ठीक है। और इसमें जो होता है एक कोशिकीय जीव होते हैं, कितने होता है, एक कोशिकीय जीव, ठीक है, एक कोशिकीय जीव। अब इधर यूकैरियोटिक विकसित कोशिका में दो सेल आती हैं, हम लोग पढ़ते हैं ना, दो सेल होती हैं। पहला होता है एक पादप कोशिका, क्या होती है, पादप कोशिका, और दूसरी होती है जंतु कोशिका, ठीक है। देखिए बेटा अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना, अगर ऐसे कोई समझाएगा ना तो बता देना, नीचे कमेंट कर देना। और आप लोगों को सपोर्ट के लिए ना भैया, देखो सपोर्ट आप लोग भी करते हैं, बिना आपको सपोर्ट के कुछ हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो आप लोग भी वीडियोस को लाइक वगैरह करते रहिए, ठीक है। और जितने भी वीडियोस है ना आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। क्लास 9th में, उसके बाद 10th में जाएंगे, 10th के वीडियोज़ भी आपको अपलोड करवाएंगे हम लोग, ठीक है। पादप कोशिका, जंतु कोशिका, तो हम लोग पादप कोशिका, जंतु कोशिका के बारे में अब बाद में बात करेंगे। यहाँ पे मेनली हमारा टॉपिक है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये हुआ प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा हुआ यूकैरियोटिक सेल। पहला हुआ पादप कोशिका और दूसरा हुआ जंतु कोशिका। पादप क्या होती है, पौधे की कोशिका, जंतु की कोशिका, ये हुआ आपका पौधे, आप लोग बना सकते हैं, और ये हुआ आपका जंतु। हम लोग जंतु में ही आते हैं भैया, मनुष्य का कोई वो नहीं है जगत है, ठीक है, जंतु जगत में आता है मनुष्य, ठीक है। इतना समझ में आया, तो इतना आप लोगों लीजिए स्क्रीनशॉट। अब फिर आप लोग एक तरफ डालिएगा प्रोकैरियोटिक सेल, एक तरफ डालिएगा यूकैरियोटिक सेल। ले लिए आप लोग स्क्रीनशॉट, ले लीजिए भैया, ले लिए, जल्दी बताइए कितने लड़के, अच्छा बताइए कितने लड़के हमसे पहली बार पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम हमसे कितने लड़के पढ़ रहे हैं, जल्दी बताइए। हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हम लोग इसको मिटा रहे हैं। बताइए फर्स्ट टाइम कितने लोग पढ़ रहे हैं। अब वीडियो 7 बजे का प्राइमर होगा ना, तो क्या करेंगे आप लोग, पहले तो गुड मॉर्निंग, सुबह के टाइम गुड मॉर्निंग करें सब लोग, जल्दी करिए गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो देखिए ये हुआ प्रोकैरियोटिक कोशिका और ये है यूकैरियोटिक कोशिका। अब हम लोग लिखेंगे इसके बारे में। सबसे पहला प्रोकैरियोटिक कोशिका की तरफ लिखेंगे कि ये कोशिकाएं, इन कोशिकाओं में आद्य केंद्रक पाया जाता है। इनमें मैं देखो शॉर्ट में यहाँ पे लिखूंगा, लेकिन आपको बढ़ा के लिखना है, ठीक है। इनमें आद्य केंद्रक पाया जाता है, इनमें आद्य केंद्रक पाया जाता है, ठीक है, मतलब कि अविकसित केंद्रक पाया जाता है। और इसमें क्या लिखेंगे, यूकैरियोटिक कोशिका में इनमें विकसित केंद्रक पाया जाता है, ठीक है, इनमें विकसित केंद्रक पाया जाता है, ठीक है।
अब आप लोग इमेज में भी देख रहे हैं भैया, जो यूकैरियोटिक सेल है ना, देखिए विकसित केंद्रक है, इधर केंद्रक है ही नहीं, मतलब इसमें आद्र केंद्रक। ये जो कोशिका थी ना प्रोकैरियोटिक, ये पुरानी कोशिका थी, पा से पुरानी, पा से प्रोकैरियोटिक, समझ ना। सर एक पा का मतलब होता है जिसके बाल नहीं होता ना, उसको हम लोग पा बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है प्रोकैरियोटिक कोशिका सूक्ष्म जीवों में पाई जाती हैं। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, प्रोकैरियोटिक कोशिका सूक्ष्म जीवों में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका सूक्ष्म जीवों में पाई जाती है, ठीक है। सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु हो गया, है ना, एक कोशिकीय जीव हो गया, ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं सूक्ष्म जीव, एक कोशिकीय जीव। फिर हो गया विषाणु हो गया, फिर हो गया नील हरित शैवाल हो गया, ठीक है। तो ये हो गया सब एक कोशिकीय जीव। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका सूक्ष्म जीवों में यानी कि एक कोशिकीय जीव में पाया जाता है। अब इधर यूकैरियोटिक सेल किस में पाई जाती है? यूकैरियोटिक सेल किस में पाई जाती है? ये कोशिकाएं सभी जंतु व वनस्पतियों में पाई जाती हैं। यूकैरियोटिक कोशिका किसमें? ये कोशिकाएं जंतु और वनस्पतियों में पाई जाती हैं, ठीक है, जंतु और वनस्पतियों में पाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? बताइए, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? कि ये कोशिकाएं जंतु और वनस्पतियों में पाई जाती हैं और ये कहाँ पे पाई जाती हैं? ये सभी सब सूक्ष्म जीवों में पाई जाती हैं। आगे चलें, अगला देखिएगा। अगला प्रोकैरियोटिक का ऑप्शन है कि देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या पाया जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गाल्जी इकाई इनमें अविकसित पाए जाएंगे। तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में, है ना, आप लोग बढ़ा के इसको लिख सकते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी इकाई, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी इकाई, फिर हरित लवक अविकसित पाए जाते हैं, ठीक है। इनमें ज़्यादा मतलब अच्छे वो चीज़ें नहीं होती हैं, अविकसित पाए जाते हैं, ठीक है। इनमें कोशिका अंग अविकसित पाए जाते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। और इधर लिखिए, इधर इनमें, है ना, इनमें मतलब यूकैरियोटिक कोशिका में इनमें कोशिका अंग विकसित पाए जाते हैं, उसमें अविकसित, इसमें विकसित, कोशिका अंग विकसित पाए जाते हैं, ठीक है। इनमें कोशिका अंग विकसित पाए जाएंगे और इनमें अविकसित पाए जाएंगे। तो बताइए 3 अंतर समझ में आए? 3 अंतर के बाद चलिए अब हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत, फिर चौथे अंतर की तरफ चलते हैं, ठीक है। ले लिए होंगे, जल्दी करिए, ठीक है। देखिए बेटा, मैं यहाँ पे जितना भी पढ़ाता हूँ ना, तो कुछ जेन्युइन पढ़ाता हूँ और मैं यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट करने नहीं आता हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरे पास भी बहुत ढेर सारे काम होते हैं, ठीक है। एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, है ना, एज अ कैरियर कोच हम लोग काम करते हैं, ठीक है। बड़े बड़े ऑडिट में जाते हैं, सेमिनार वगैरह में जाते हैं, जहाँ पे लड़के होते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको सभी चीज़ों के बारे में बताने के लिए, ठीक है। तो यदि आपको भी कोई दिक्कत है तो आप लोग नीचे ज़रूर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हाँ, हमारा एक दूसरा चैनल, उस चैनल का नाम है बायो अमन मोटिवेशन, आप लोग उस चैनल पर जाकर मोटिवेशनल वीडियोज़ को देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे मार्कर खत्म हो चुका है। आगे का ऑप्शन है कि देखिए इनमें श्वसन जीव द्रव्य कला में होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल है ना, इनमें श्वसन कहाँ होगा? इनमें श्वसन जीव द्रव्य कला में, इनमें श्वसन जीव द्रव्य कला में होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि इनमें श्वसन कहाँ पे होगा? इनमें श्वसन जीव द्रव्य कला में होगा, यानी कि रेस्पिरेशन इधर ही हो जाएगा, ठीक है। इनमें श्वसन जीव द्रव्य कला में होगा। और यूकैरियोटिक सेल में क्या होगा? यूकैरियोटिक में श्वसन किधर होता है? आपको पता है कि जो यूकैरियोटिक श्वसन होता है उसमें होता है माइटोकॉन्ड्रिया। यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम लोग लिखेंगे कि यूकैरियोटिक सेल में इनमें श्वसन कहाँ होगा? इनमें श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, इनमें श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ठीक है। या तो होता है, ठीक है, ना लिख लोगे ना, बताओ।
प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक बहुत अच्छे से समझना, इसको कॉपी पेन में लिखते जाना। आगे चलें, अगला है कि राइबोसोम। राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है, राइबोसोम आपको पता है 2 होते हैं, एक होता है 70S, एक 80S। तो 70S राइबोसोम किस में पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। और 80S राइबोसोम किस में पाया जाता है? 80S राइबोसोम आपका यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। 70S किस में पाया जाएगा? 70S प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाएगा। और 80S किस में पाया जाएगा? 80S पाया जाएगा यूकैरियोटिक कोशिका में। ठीक है ना, यहाँ तक आया समझ में? बस आगे चलें। अब देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका एक कोशिकीय होती है, और जब एक कोशिकीय होती है तो उसमें सूत्री विभाजन अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में, क्या लिखेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में सूत्री व अर्धसूत्री विभाजन, सूत्री व अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है। और इसमें क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे हम लोग कि यूकैरियोटिक कोशिका में सूत्री व अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, तभी तो सेल डिवीजन होगी। अब इसमें लिखेंगे ये प्रायः एक कोशिकीय होते हैं और ये प्रायः बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, जितने भी अंतर आप लोग और निकाल लो अपने मन से अगर लिखना चाहो तो। ठीक है, तो देखो आज आप लोगों को ना इतने अंतर बता दिया मैंने, और यहाँ तक मैंने आपको बता दिया प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में। तो बताइए ये वीडियो कैसा लगा आपको, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का? ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ये लड़के किधर जा रहा है? रुक एक सेकेंड, किधर गया? नहीं गया? ठीक है, चलो देखो मिटाते हैं। अब हम लोग चलते हैं भैया अपने पुराने लेक्चर की तरफ, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लोग मोनेरा जगत। क्या पढ़ेंगे? मोनेरा जगत। ठीक है, इंक डाल लेते हैं पहले तो। अब जितना टाइम इंक डालने में लगेगा उतने टाइम में तुम लोग पानी वगैरह भी पी सकते हो ना। बहुत टाइम है यार, इंक डालने में इतना टाइम लग जाता है कि तुम लोग उतने में बहुत अच्छा पानी पी लोगे। 2-3 लीटर पी सकते हो, पियोगे तो। तुम लोग सोच रहे हो कि किधर चला गया यार, दिख ही नहीं रहा। बोर्ड के साइड पे हूँ, बोर्ड के साइड पे दिख रहे हैं भैया। 1 सेकंड रुको, आ रहे हैं बहुत जल्दी। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे मोनेरा जगत, यानी कि मोनेरा किंगडम। पहला किंगडम था, क्या था हमारा? मोनेरा जगत, यानी कि मोनेरा किंगडम। कि मोनेरा जो जगत है, इस किंगडम में कितने जीव होते हैं और कैसे कैसे जीव होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए जो मोनेरा जगत है, यानी कि जो मोनेरा किंगडम है, इसमें क्या होता है? इन जीवधारियों में प्रायः एक कोशिकीय होते हैं। इन जीवधारियों में एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। हम लोग लिखेंगे कि इन जीवधारियों में, मोनेरा जगत में जितने भी जीवधारी आएंगे, इन जीवधारियों में एक कोशिकीय, इन जीवधारियों में एक कोशिकीय व इनमें जो मोनेरा जगत में जितने भी जीव आते हैं, फैन बंद करते हैं। ठीक है, मोनेरा जगत में जितने भी जीव आते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक कोशिकीय और व प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। एक कोशिकीय व प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। ठीक है, आगे चलें। अब देखिए, अब जो प्रोकैरियोटिक है तो इनमें क्या पाया जाएगा? इन जीवधारियों में इनमें आरंभी केंद्रक पाया जाएगा। ठीक है, आरंभी यानी कि रिंभी, आरंभी यानी कि अविकसित केंद्रक पाया जाएगा। ठीक है, इनमें क्या होगा? इनमें अविकसित केंद्रक पाया जाएगा। ठीक है, इनमें क्या होगा? इनमें अविकसित केंद्रक पाया जाएगा। मोनेरा जगत में आरंभी और अविकसित केंद्रक पाया जाता है। जैसे इसका आप लोग एग्जाम्पल लिखिएगा, जैसे हो गया साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, जैसे क्या हुआ?
जैसे हुआ साइनोबैक्टीरिया हो गया आपका, जीवाणु हो गया, ठीक है। अब जो जीवाणु होते हैं ये सब आप लोगों को पता है, जीवाणु एक कोशिकीय होते हैं, साइनोबैक्टीरिया और आपके हो गए आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। बताओ समझ आ रहा है कि नहीं, आर्की बैक्टीरिया आदि। तो यही है आपका मोनेरा जगत यानी कि मोनेरा किंगडम। बताइए इतना समझ आया ना? बताइए जल्दी इसको कॉपी में नोट डाउन करिए, चैप्टर पूरा यहीं पे खत्म होने वाला है भैया, पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे, पढ़ा के ना वो कर देंगे, मिटा दें। चलें तो स्क्रीनशॉट आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा, ले लिया करिए, ठीक है। जब मैं बोर्ड से हटूँ ना इधर उधर मार्कर रहते हैं सामान रखने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड नंबर, प्रोटिस्टा जगत। क्या हो गया? प्रोटिस्टा जगत, ठीक है। प्रोटिस्टा किंगडम यानी कि प्रोटिस्टा जगत। अब प्रोटिस्टा जगत क्या होता है कि इस जगत में या ये जीवधारी एक कोशिकीय या व यूकैरियोटिक होते हैं। ये जीवधारी क्या होते हैं? ये जीवधारी एक कोशिकीय, ये जीवधारी भी क्या होते हैं? एक कोशिकीय। और जिन बच्चों ने वो नहीं देखा ना पुराना वाला लेक्चर, ठीक है ना, उनको जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। ये जीवधारी एक कोशिकीय होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? ये जीवधारी प्रायः एक कोशिकीय होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। ये जीवधारी प्रायः एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। ये जीवधारी प्रायः एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक होते हैं। बताइए अब देखिए, जगत मोनेरा जगत में क्या था? जो केंद्रक था वो अविकसित था। अब इसमें केंद्रक क्या है? इसमें केंद्रक पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है, या इन जीवधारियों में पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। इतना समझ में आया? इन जीवधारियों में पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। आगे चलें। अब जैसे इनमें पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाएगा तो भैया इसके एग्जाम्पल देख लो। अब इसके एग्जाम्पल क्या है? इसका पहला एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए। पहला एग्जाम्पल है अमीबा यूग्लिना पैरामीशियम। उदाहरण डालो, फिर लिखो अमीबा यूग्लिना पैरामीशियम आदि, ठीक है। समझ आया? इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिए। आगे चले, मिटा दे से। चलिए ठीक है, मिटा रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, नहीं तो देखो लिख लिया करो, ठीक है। लिखना अगर लिख रहे हो ना साथ में ही हमारे लिखते चले जा रहे हो तो यार सबसे अच्छा है, ठीक है। और अगर साथ में नहीं लिख रहे हो तो बेटा ये तो तुम अपने साथ ही छेड़खानी कर रहे हो, ठीक है। ज़िंदगी खराब होगी, पढ़े लिखोगे अपने लिए पढ़ोगे, मेरे लिए थोड़ी ना पढ़ोगे, है ना। फंजाई किंगडम। अब आप लोगों को पता है, आप लोग 11th में आ गए, आप लोगों को बड़ा होना पड़ेगा, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना खुद लेनी पड़ेगी। दूसरों के आड़े नहीं आना है कि भैया मैं उसके कारण से ये हो गया, इसके कारण से ये, कोई नहीं काम आने वाला है, आप खुद ही काम आएंगे, ठीक है। चले आगे चले बच्चे। बेटा अगला टॉपिक है कि कवक जगत। कवक जगत में क्या होते हैं कि ये जीवधारी यूकैरियोटिक होते हैं और बहुकोशिकीय होते हैं। ये जीवधारी कवक जगत में क्या होते हैं कि ये जीवधारी पहले तो एक कोशिकीय थे, ये जीवधारी क्या होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। ये जीवधारी बहुकोशिकीय होते हैं, मतलब इनकी जो सेल्स होती हैं ना वो बहुत होती हैं, और साथ में यूकैरियोटिक होते हैं। ये प्रोकैरियोटिक नहीं होते हैं, ये यूकैरियोटिक होते हैं। ये जीवधारी बहुकोशिकीय होते हैं और साथ में यूकैरियोटिक होते हैं और परपोषी होते हैं, ठीक है। और परपोषी होते हैं, मतलब खाने के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। वो आते हैं कवक जगत में। अब देखिए कवक जगत क्या है कि ये कवक में है कि ये मृत शरीर का विघटन करते हैं, वह अवशोषण द्वारा पोषण प्राप्त करते हैं। इनका जो भोजन होता है ना, भोजन अवशोषण द्वारा होता है, अवशोषण द्वारा पोषण होता है, ठीक है। इनका खाना होता है ना, खाना को ये अवशोषित कर लेते, फिर धीरे धीरे वो खाना
एब्जॉर्ब हो जाता है। हम लोग खाना क्या करते हैं, चबाते, अंतर ग्रहण करते हैं हम लोग, ठीक है, हिंदी से। ये भोजन क्या करते हैं, अवशोषण द्वारा इनका पोषण प्राप्त होता है। और देखिए ये मृत शरीरों का विघटन करते हैं। ये जो कवक जगत में जो जीव हैं ये मृत शरीर का विघटन करते हैं, ठीक है। अब जैसे कोई मर गया, जैसे भैंस मर गई, कुत्ता मर गया, बिल्ली मर गया, धीरे धीरे करके वो खराब हो जाता है, ठीक है। तो ये मृत शरीर का विघटन करते हैं कवक जगत में, ठीक है। ये क्या करते हैं बेटा, मृत शरीर का विघटन करते हैं। अब देखिए इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। कवक जगत में क्या है कि इनमें जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया थी वो नहीं होती है। तो ये बेटा यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, ठीक है। इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। बताइए यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। अब इसका मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ जैसे, ठीक है। अब जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया आपका राइजोपस और पेनिसिलियम। जैसे उदाहरण आप लोग लिखिए, राइजोपस कवक जगत में आएगा और होगा पेनिसिलियम, ठीक है, राइजोपस, पेनिसिलियम आदि, ठीक है। ये हुआ कवक जगत, फंजाई किंगडम। इतना समझ में आया, चलिए आ गया होगा। चलिए अब हम इसको मिटाते हैं, आगे चलते हैं पादप जगत यानी कि प्लांट किंगडम के बारे में, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। बताइए बायो वुमन मोटिवेशन चैनल चेक किए? अभी नहीं चेक करिएगा, फिर पढ़ने के बाद चेक करिएगा, ठीक है। पादप जगत यानी कि प्लांट किंगडम हम लोग देखेंगे। ये 4 नंबर है, ठीक है। पादप जगत, पादप का मतलब क्या होता है, प्लांट, और जगत का मतलब प्लांट किंगडम, पौधे के जगत, ठीक है। अब पौधे क्या होते हैं, पौधे आपको पता है पौधे बहुकोशिकीय होते हैं। पादप क्या होते हैं, पादप हमारे बहुकोशिकीय होते हैं, मतलब इनमें एक सेल नहीं होती है, इनमें बहुत से सेल होती है। तो पादप क्या होते हैं बेटा, पादप बहुकोशिकीय होते हैं और साथ में यूकैरियोटिक होते हैं। पौधे प्रोकैरियोटिक में तो आते नहीं, पौधे यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। पौधे बहुकोशिकीय होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। अब देखिए पादप क्या होते हैं, पादप स्वपोषी होते हैं, ये परपोषी तो होते नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे पादप स्वपोषी होते हैं, ठीक है। और अगर आपको एग्जाम में ज़्यादा बढ़ा के लिखना है तो आप लोग लीजिए पादप स्वपोषी होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं, ये वो बहुत ढेर सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, ठीक है। पादप स्वपोषी होते हैं तथा भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं। पादप में क्या होता है, पादप में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है। समझ आया इतना, पादप में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब आप लोग इसका उदाहरण तो समझ ही रहे हैं। उदाहरण हो गया शैवाल हो गया, पेड़ पौधे हो गया, ठीक है। उदाहरण हो गया आपका शैवाल हो गया, है ना, बीज वाले पौधे हो गए, ठीक है, बीज वाले पौधे हो गए, फिर पेड़ पौधे हो गए, है ना, फिर हो गया आपका झाड़ी वगैरह आ गया, ठीक है ना। ये सब आएंगे पादप जगत में, प्लांट किंगडम में, ठीक है। प्लांट किंगडम समझ आया इतना, आपको इतना लिख लीजिए। अब हम लोग चलते हैं जंतु जगत, एनिमिलिया किंगडम के बारे में। किसके बारे में, जंतु जगत, ठीक है, एनिमल किंगडम। अब भैया ये बताओ, हम लोग मनुष्य हैं, अब मनुष्यों का कोई जगत ही नहीं है। मनुष्य का जब कोई जगत नहीं है तो मनुष्य को किस जगत में रखा गया है, मनुष्य को जंतु जगत में रखा गया है। किधर रखा गया, जंतु जगत में। तो जब इनको जंतु जगत में रखा गया तो इनको मेटाजोआ भी बोलते हैं, इनको मेटाजोआ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इनको मेटाजोआ भी कहते हैं, ठीक है। जो जंतु जगत में जितने भी जीव रहते हैं ना उनको मेटाजोआ, हम लोगों को मेटाजोआ बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग जंतु जगत में गाय भैंस सूअर बकरी कुत्ते सबको मेटाजोआ बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जंतु क्या करते हैं, जंतु भोजन को सबसे पहले क्या करते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं, अंतर्ग्रहण करते, फिर उसके बाद उसका क्या करते हैं, उसका पाचन करते हैं, फिर उसका क्या करते हैं, पाचन के बाद उसका अवशोषण करते हैं, अवशोषण के बाद उसका क्या करते हैं, उसको उत्सर्जन करते हैं। जो उनका बाहरी मटेरियल होगा, जो मतलब खाने लायक नहीं होगा, पचाने लायक नहीं होगा, उसका उत्सर्जन करके उसको बाहर निकाल देते हैं। जंतु जगत में भोजन, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण और उत्सर्जन। बताइए, ठीक है, इतना समझ में आया, उत्सर्जन करते हैं,
ठीक है, समझिए। अब देखिए जंतुओं में क्या भैया प्रकाश संश्लेषण होता है, तो हम लोग लिखेंगे इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। ठीक है, इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। ठीक है, नहीं होती है। अगर सोचो अगर जंतुओं में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाए तो ऐसे पत्ती निकली रहेंगी, अब वो खाना बना लेंगे, ऐसे धूप में से खड़े हो जाएंगे, खाना बना लेंगे। खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किचन जाना ही नहीं पड़ेगा। किचन मतलब धूप में चले जाओ, खाना बन गया। ठीक है, अब देखिए जंतु क्या होते हैं, ये यूकैरियोटिक व परपोषी होते हैं। ये क्या होते हैं, ये यूकैरियोटिक व परपोषी होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये यूकैरियोटिक व परपोषी होते हैं। जो जंतु होते हैं, जो एनिमल होते हैं, वो यूकैरियोटिक होते हैं और क्या होते हैं साथ में, और परपोषी होते हैं। जैसे आपके आगे एग्जाम्पल आ गए, मछली, मेढक, पक्षी, है ना। जैसे में आप लोग बहुत लिख सकते हैं यार, जंतु कितने आते हैं, मछली, आप लोग 50 जंतुओं के नाम लिख सकते हैं, मछली, मेढक, कुत्ता, बिल्ली, है ना, फिर मनुष्य आदि, ये सब आते हैं जंतु जगत में। तो आज का जो लेक्चर था क्लास 11th वालों के लिए, आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे ना, ये सब यहाँ पे आपके ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग सारा कुछ पढ़ चुके हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो आप लोग बताइए कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ये पढ़ के आज आपको कैसा लगा, और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और अगले वीडियोज़ के लिए ना थोड़ा सा कमेंट करते रहिए, याद दिलाते रहिए, और अगर याद नहीं दिलाएंगे ना तो वीडियोज़ नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि और ढेर सारे काम हैं। ठीक है, तो ठीक है, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।